देखिए पार्ट 2 इसमें अब पढ़ेंगे ना। 24 तक कल बताए थे इसका। हाँ। आज 25वां नंबर से आते हैं। 25वां नंबर में ये देखो, पार्थिव विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीनहाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इससे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडल क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। कहने का मतलब है ना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो वायुमंडल गर्माहट होगी, है ना। तो ऑक्सीजन बढ़ने से हमें लाभ है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन सी गैसें आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, इनमें से सभी हो गए। सौर विकिरण का पृथ्वी की सतह तक आने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? कहलाता है एल्बिडो। पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल के अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली पार्थिव विकिरण की इकाई क्या है? 65 इकाई। 29 नंबर में देखिए, प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयों में से पृथ्वी के धरातल द्वारा अपनी इकाइयाँ अवशोषित की जाती है। कितनी अवशोषित की जाती है? 51। होगा आंसर, 51। पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन मुख्य रूप से किन दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा सौर विकिरण तथा पार्थिव विकिरण। 31 नंबर देखो, तापमान मापने का यंत्र किस नाम से जाना जाता है? थर्मामीटर हो जाएगा। ये बुखार जैसे हम लोग को होता है ना, तो किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। तो सामान्य तापमान मनुष्य का कितना? 98.6। मनुष्य का सामान्य तापमान 98.6। उससे अधिक है बुखार होगा, उससे कम है शरीर शिथिल पड़ रहा है। 98.6 है तो नॉर्मल है। क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कितनी ऊंचाई तक घट जाती है? इस आंसर हो जाएगा 165 में आ जाएगा। किसी स्थान का अक्षांश जितना उच्च होगा सूर्य की किरणें का नति कोण उतना ही कम होगा। 34 वाला, किसी क्षेत्र में सूर्य की तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है, अतः इसे प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा प्राप्ति होती है। ये हो जाएगा कम होगा। सुनिए, देखिए टॉर्च हम सीधी जलाएंगे 90 डिग्री एंगल में। जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है वैसे 90 डिग्री में एंगल में जलाएंगे, तब क्या होगा? गोले जलेंगे एक जगह। और उसको क्या कर सकते हैं, उसको 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री में मोड़ दो, तब क्या होगा? थोड़ा सा लंबा जाएगा। यही कह रहा है क्वेश्चन, ये कम होगा आगे, और उससे प्रभाव भी कम होगा। जैसे एक ही जगह जलाइएगा तो गोल आकर कितना बढ़िया दिखेगा, और वो तिरछा जलाइएगा जितना दूर जाएगा उतना वो कम दिखेगा। तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का ह्रास क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिक होगा। 36 नंबर देखिए, निम्न अक्षांशों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, अतः सूर्यताप की प्राप्ति, एक मिनट सुनिएगा, निम्न अक्षांशों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, अतः सूर्यताप की प्राप्ति कम होगी। 36 के बाद 37 नंबर में आते हैं। 37 नंबर में आपका है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल तथा आकाश का रंग नीला पड़ता है, ऐसा वायुमंडल किस प्रक्रिया के कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। कल बताए थे इसको क्वेश्चन, परसों पढ़ाए थे, प्रकाश के प्रकीर्णन। शाम को देखिएगा ना तो आकाश जो होता है ना गुलाबी, लाल के जैसा दिखता है। लाल है नहीं, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वैसा दिखता है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय पर प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। दिन की अवधि लंबा होना, मेघाच्छादन अधिक पाया जाना, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, जहाँ कम बारिश होती है ना तो वो धरती उसका क्या होता है? शुष्क होता है। शुष्क मतलब सूखा हुआ, टेम्परेचर उसका हाई होता है, और वही क्या होता है? सूर्य का प्रकाश फिर से उसको क्या, उस पर पड़ के क्या होता है कि उसमें गर्माहट पैदा करता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र,
तो ये क्या होगा, मेघाच्छादन। इसका सबसे बड़ा कारण है उसमें क्या होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में कम वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक उपोष्ण वर्ग स्तर पर अधिक प्राप्त होती है। एक मेघाच्छादन मतलब कम वर्षा के कारण ऐसा होता है, कम वर्षा होगा। किसी क्षेत्र के लंबे समय अवधि में मौसम दशाओं के औसत को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। चलिए, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा के प्रवाह क्या कहलाता है? चालन। जैसे एक लोहा लीजिए, उसको गैस में गर्म करिए, चाहे तो किसी ऊर्जा जिसमें प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होता है, उसमें रख दीजिए। तो लोहा रखने के तुरंत बाद देखिएगा धीरे धीरे उसका चालन होता है। नहीं, जैसे मुँहा जितना गर्म होगा, जैसे लोहा छड़ लिए और चूल्हा में रख दिए, जैसे खाना बनता है, तो धीरे धीरे गर्म होते होते क्या होगा, पूरा लोहा गर्म हो जाता है। तो कैसे क्या पता चलता है, उष्मा का चालन होता है। चालन मतलब उष्मा चलता है। कल तो शुरू में क्या था, मुँह गर्म हो रहा था, मुँह गर्म होने के बाद जहाँ हम हाथ पकड़ते थे वहाँ तक गर्म हो जाता है। इसीलिए देखिएगा टेफ्लॉन क्या होता है, उसका चाय वाला केतली जो होता है उसमें लगा रहता है हत्था, प्लास्टिक का लगा रहता है, टेफ्लॉन का लगा रहता है। पृथ्वी के गर्म होने से संपर्क में आई निचली वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवहन। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं होता, दोनों पिंडों से संपर्क टूट जाता है। सुनिएगा, जैसे एक लोहा लिए, एक पेन के जैसा, ये देखो 42 वाला चल रहा है, देखिए इस तरह का लोहा लिए, तो इस तरह का लोहा लिए, ठीक। और यहाँ एक साइड में हम गर्म कर रहे हैं इसको, आग दे रहे हैं, इस तरह का चूल्हा में आग दे रहे हैं, इस तरह का आग दे रहे हैं, ठीक। यहाँ एकदम लाल लाल हो जाएगा, ये रेड होगा ना, ये रेड होएगा, एकदम रेड हो जाएगा, ये होगा। और ये गर्म होते होते यहाँ तक आ जाएगा। अब ये चालन करेगा इधर की ओर, देखो ये इधर चालन करेगा, इसका उष्मा जो होगा इधर चालन करेगा। और याद करो, अब इसको निकाल लीजिए, तो जितना गर्म यहाँ होगा उतना गर्म यहाँ होगा ना, ऐसा होता है। तो जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, और बराबर हो जाएगा। उसके बाद गर्म होना हट जाएगा, या फिर लाल यहाँ है तो पूरे लाल हो जाएगा, ज़्यादा देर गर्म करिएगा तो। क्वेश्चन आपका कह रहा है 42 में, सुनो। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर, जैसे लोहा था तो मुंह गर्म हुआ, जो ठंडा था, अब उसका पिछला भाग था वो ठंडा है, तो गर्म भाग क्या करेगा, वो ठंडा की ओर संवहन करेगा, मतलब चालन करेगा। देखो, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता। मतलब मुंह जिधर है, फर्स्ट वाला भाग जहाँ गर्म आप कर रहे हैं, वो सेकेंड वाला भाग के बराबर जब तक नहीं होगा तब तक उष्मा का चालन होते रहेगा। एक हो गया। अब यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है, दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता, है ना। और दूसरा है, दोनों पिंडों में संपर्क टूट नहीं जाता, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। वह रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है क्या कहलाती है? समताप रेखा, समदाब रेखा, समांतर रेखा। ये हो जाएगा आपका समताप रेखा। जनवरी से जुलाई महीने के बीच सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? यूरेशिया महाद्वीप, विषुवतरेखीय, हिंद महासागरीय क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप। बोलो। यूरेशिया महाद्वीप क्षेत्र। यूरेशिया होगा। अच्छा, यूरेशिया क्या पता है? एक पर्वत है, यूरोप और एशिया में एक के बीच में एक पर्वत है जिसको यूरेशिया कहा जाता है ना। और यही दोनों पर्वत अलग करता है दोनों देश को, दोनों महादेश को। इसके बाद सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री दक्षिणी, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद आते हैं 46 नंबर का। देखो, सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? सामान्य ह्रास दर। सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक। सूर्य के पृष्ठ का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य को अब चाहिएगा ना आराम से छू ले, या फिर वहाँ कोई जाके उसका टेम्परेचर नाप ले, तो ये संभव नहीं है।
6000 डिग्री सेल्सियस। और पानी कैसे उबलता है, कितना में उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में। पानी उबलता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में, है ना। और उसमें हम हाथ दे देते हैं, क्या होता है, चमड़ी छिला जाएगा, उसमें केवल हड्डी बचेगा आपका हाथ का। और सूर्य का तापमान कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना। इतना तापमान उसका गोला है। और वो उसकी किरणें पड़ती है आपका धूल कण वायुमंडल पर, ओजोन परत पर। और उतना होने के बाद हमारे पास जो आता है, और कभी कभी देखिएगा गर्मी में इतना धूप लगता है, कभी धूप में रहने का मौका मिला, 1 आध घंटा कहीं खड़ा होना पड़ा तो लगेगा माथा फट रहा है, इतना दूर आने के बाद, है ना। जबकि 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है अपने पृथ्वी पर आने में, है ना।